ऑलराइट। भाई एरिया वाले सवाल जो है ना ट्राइंगल के बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आएंगे तो उनको कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। तो इसको मैंने आसान तरीके से क्यों बताया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए एरिया का वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा हम पढ़ते हैं कि एरिया का वर्किंग फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम यहाँ पर होती है भाई किसके साथ, हाइट के साथ। चलिए समझे आपके हाइट के नखरे। अब हाइट के नखरे क्या होते हैं, हाइट के नखरे ये होते हैं कि हाइट मस्ट बी ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा हाइट को 90 पर होना चाहिए। ठीक। अब हमारे पास दो तरह के ट्रायंगल बनेंगे जिसका हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब वो दो केसेस क्या है बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ। एक केस तो ये है कि आपका एग्जामिनर बहुत ही शरीफ हो, बहुत ही अच्छा हो, और वो आपको एक सिंपल सा राइट एंगल ट्राइंगल देंगे। ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल दे और वो आपको कहे कि एरिया निकालो। अगर ट्राइंगल आपके पास ऐसा आ जाए तो इट्स वेरी सिंपल, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास हाइट है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वी गॉट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। लेकिन अगर एग्जामिनर ने ट्राइंगल ऐसा नहीं दी, और लेट्स सपोज एग्जामिनर ने आपको ऐसा एक ट्राइंगल दे दिया, ये एक ट्राइंगल आ गया, और कहा कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो यहां पर हमको क्या करना होता है उसको मैं स्टेप बताता हूँ। इस वाले केस में आपको एक जादू पॉइंट निकालना पड़ेगा, जादू का ये काम करना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास एग्जामिनर ने राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया तो आपको जादू पॉइंट निकालना पड़ेगा। जादू पॉइंट क्या है, कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा, उससे परेशान ना हो। तो हम एक सिंपल से कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट्स सपोज मैंने कहा भाई ये है ए, दैट इज 2,3, ये है बी, इट इज 9,3, और ये है सी, इट इज 2,0। ये हमारे पास एक ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है भाई, और आपने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अब चूंकि इसमें आपको 90 डिग्री मालूम है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम सिंपल 1/2 बेस इंटू हाइट कर लेंगे। तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या और हाइट क्या है भाई, बेस आपके पास ये डिस्टेंस होगा। अब ये डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे, ये डिस्टेंस होगा हमारे पास 9 और 2 का डिफरेंस। सो 9 - 2 दैट विल बी 7। तो बेस तो आ गई हमारे पास 7। हाइट कैसे निकालेंगे भाई, हाइट क्या होगा, इट इज द डिफरेंस ऑफ 3 and 0। सो 3 - 0 इट विल बी 3। हमने ये टेक्निक डिस्कस करी थी, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जिसको मैं कहता हूँ 3D टेक्निक। ये आप लोगों को पता है, 3D टेक्निक टू फाइंड द लेंथ। चले आप लोगों का कोई आंसर नहीं आ रहा, सो आई सपोज कि आपको पता है। 3D टेक्निक मैंने आपको कराई थी। अच्छा 3D टेक्निक क्या होती है भाई, वो भी सुन लिया आप। देखिए आपके पास अगर स्ट्रेट लाइन, लेट सपोज मैंने कहा भाई ये स्ट्रेट लाइन, जो 3D टेक्निक है ना ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर अप्लाई होगी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। अब 3D टेक्निक होती क्या है, लेट सपोज कि ये एक पॉइंट है मेरे पास, ये एक पॉइंट है मेरे पास, इट्स पी एंड क्यू, ठीक है। पी मेरे पास है 5,7, और क्यू मेरे पास है 9,7। ये दो पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है। मुझे फाइंड आउट करना है द लेंथ ऑफ पी एंड क्यू। अब ये कैसे होगा, आप यहां पर अप्लाई कर रहे हो 3D टेक्निक। अब ये क्या है भाई, 3D लिख दें आप, 1, 2, 3। जो पहला डी है ये आपको बताएगा भाई कि आपका डिफरेंट कोऑर्डिनेट कौन सा है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट कौन सा है, सही है। तो यहां पर जो हमारा डिफरेंट कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास कौन है भाई, एक्स का है, 9 और 5, सही है। डिफरेंट कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स का आ गया। जो कोऑर्डिनेट आपका डिफरेंट है, उस कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या है। अब 9 और 5 का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 4, और जो डिफरेंस होगा वो बन जाएगा आपका
डिस्टेंस। तो एक छोटी सी ट्रिक है आपकी टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ टू ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है चाहे वो वर्टिकल। अगर दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे आपके पास तो आप क्या करेंगे, आप वही करेंगे जो आप लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यही चीज मैं यहां कर रहा था। अब ये अगर हम यहां पर अप्लाई करें, देखें स्ट्रेट लाइन आ गई हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर जो आपका डिफरेंट कोऑर्डिनेट है वो एक्स का, ये आ रहा है डिफरेंट कोऑर्डिनेट। इस डिफरेंट कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा ये 7 होगा, और जो डिफरेंस है वो आपका डिस्टेंस है। यही काम हम ए और सी पे देखते हैं। डिफरेंट कोऑर्डिनेट कौन है, डिफरेंट है 3 और 0। जो डिफरेंट है उसका डिफरेंस क्या होगा, उसका डिफरेंस होगा 3, और ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। और अब मैंने एरिया के लिए सिंप्लीफाई किया इसको, 7 3 21/2, दैट विल बी 10.5। ये तो तब था हमारा केस जब हमारे पास एक गिवन राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है बेटा, अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो हम क्या करें, अब ये देखते हैं भाई। अब मैंने कहा पी क्यू आर। पी को मैंने दे दिए कोऑर्डिनेट्स 3,4, क्यू को मैंने दे दिए कोऑर्डिनेट्स 7,4, और आर को मैंने कोऑर्डिनेट्स दे दिए 9,7। ये मैंने रैंडम कोऑर्डिनेट्स दे दिए। ठीक है, अब हमको चाहिए भाई एरिया, और एरिया के लिए हमारा वर्किंग फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा कि एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला है भाई, बेस इंटू हाइट। बेस कौन है, बेस कौन है भाई, बेस इज द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। क्या आप मुझे बताओगे कि पी क्यू की लेंथ क्या होगी बाय यूजिंग दैट 3D ट्रिक? क्या होगी पी क्यू की लेंथ भाई? राइट, ये होगी हमारे पास 4, क्योंकि जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट है 7 और 3, उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका डिस्टेंस बन जाएगा, सो दैट विल बी 4। तो बेस तो आ गई मेरे पास 4, बेस का काम हो गया खत्म। अब आते हैं हाइट। हाइट के नखरे भाई, हाइट के नखरे क्या होते हैं कि हाइट हमेशा 90 पर आती है। अब इस ट्राइंगल में कोई 90 की हाइट है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे एक जादू का पॉइंट। अब ये जादू का पॉइंट कैसे बनेगा, आप अपनी लाइंस को एक्सटेंड करना स्टार्ट करें, इसको भी एक्सटेंड करना स्टार्ट करें। ठीक है, और इसको भी एक्सटेंड करना स्टार्ट करें। जहां ये दोनों लाइंस मिल गई वहां पर एक पॉइंट आ गया, उसको नाम दे दिया हमने एक्स। तो वो जादू का पॉइंट एक्स बन गया आपके पास। अब हमको इस एक्स के कोऑर्डिनेट निकालनी। अब आप मुझे बताएं कि भाई पी का वाई कोऑर्डिनेट 4 है, क्यू का वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो एक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये भी 4 होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपकी लाइन स्ट्रेट है। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट होती है तो एक्स चेंज कर रहा होता है, लेकिन वाई तो सेम रहेगा। तो इस पूरी लाइन पर अगर मैं लाइन को खींच दूं ऐसे करके, इस पूरी लाइन पर वाई की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे आप कहीं पर भी आ जाए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाई सेम रहेगी। तो जो एक्स है उसका वाई कोऑर्डिनेट तो आ गया मेरे पास 4। अब इस पॉइंट एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर आप लाइन को देखो ऐसे करके, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पर y चेंज होगा लेकिन x कांस्टेंट रहेगा। तो अगर x यहाँ पर 9 है तो x यहाँ पर भी 9 होगा, x यहाँ पर भी 9 होगा, x यहाँ पर भी 9 होगा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, हर तरफ x 9 होगा, क्योंकि लाइन आपकी वर्टिकल है और वर्टिकल लाइन पर y चेंज हो रहा होगा। तो ये आ गया मेरा जादू का पॉइंट। ये जादू का पॉइंट हमने क्यों निकाला था, क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री की हाइट नहीं थी, तभी तो आया था जादू का पॉइंट। अगर 90 डिग्री की हाइट होती तो हमें जरूरत ही ना होती जादू पॉइंट की। अब आपने ये बताना है मुझे कि अब आपके पास ये आर से लेके एक्स की हाइट क्या आ रही है, ये आपका क्वेश्चन है। वेरी नाइस, दैट विल बी 3। कैसे? जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट है, जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे हम। तो 7 - 4 इज, तो आपका एरिया आ जाएगा 6। बेटा इसके बाहर कोई सवाल नहीं होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया के लिए ये दो ट्राइंगल्स आ सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा केस नहीं होगा जो आपको ना आए। बात क्लियर हुई या कोई प्रॉब्लम है? चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करने को दूंगा, ठीक है?
ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया बेटा? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड 3D ट्रिक, दोनों चीजें अगर समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फिर हम पार्टिसिपल पे चल पड़ेंगे। बेटा इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। 54 आ रहा है, चलिए जी देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई किया हमने भाई एरिया का, 1/2 बेस इंटू हाइट। हमको ये बात क्लिक कर गई भाई, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, तो अब आपको पास जादू वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं बेस, बेस हमेशा इजी होती है। तो ये कितनी आ गई भाई? इसका डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास सिंपल 9 का, क्योंकि 8 तो सेम हो जाएगा, डिफरेंस 9 आ जाएगा। ठीक है, अब जादू पॉइंट बनाते हैं यहाँ पर। जादू पॉइंट के लिए लाइन को हमने किया एक्सटेंड, जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आ गया एक्स। अब एक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, क्योंकि ये लाइन वर्टिकल है, तो वर्टिकल लाइन पर हमारे पास एक्स सेम रहता है। ठीक है, तो ये आ गया 15, ये आ गया 15 और ये आ गया 8। ये आपका आ गया भाई जादू पॉइंट। अब आपको निकालनी है हाइट। हाइट कितनी आ जाएगी? दैट विल बी 12। तो 2 1 जार 2 6 जार 9 6 जार 54। ये आ गया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर बेटा? एरिया वाला पार्ट समझ आ गया, जादू पॉइंट समझ आ गया। Okay. अब आए भाई पास पेपर्स। पास पेपर में एरिया के सवाल ऑल्दो के बहुत कम है, पर जो है हम उनको ट्राई कर लेते हैं। भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, पहले आपको निकालना है द लेंथ ऑफ बी एंड सी। अब देखिए बी और सी इंक्लाइंड है, तो आपको यहां पर फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। क्या आप में से किसी ने लेंथ ऑफ बी एंड सी निकाली हुई है, नहीं निकाली हुई? यस बेटा, सुमैना बताइए। 10। ओके, भाई लेंथ ऑफ बी एंड सी आ रहा है हमारे पास 10। कैसे निकालेंगे? कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2 and 2, सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 6 and -4। जब आपके पास दोनों का कोऑर्डिनेट आ गया तो आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे लेंथ का, x2 - x1 स्क्वायर एंड y2 - y1 स्क्वायर। अब हम आएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ओके, जब हम ट्राइंगल को देख रहे हैं तो हमें समझ आ गया भाई इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमारे पास वो जादू पॉइंट बनाना पड़ेगा। जी जादू पॉइंट बनाते हैं यहाँ। हमने लाइन को एक्सटेंड किया,
यहां से लाइन एक्सटेंड की और यहां से लाइन एक्सटेंड की। लेकिन जब हम ग्रिड पे काम करते हैं तो ग्रिड पे काम करने में आसानी क्या है कि हमें अब सोचना ही नहीं पड़ेगा। अब वो जो पॉइंट एक्स है वो ये बनेगा और एक्स के कोऑर्डिनेट्स हम ग्रिड से निकालेंगे। इस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है -2 और वाई क्या आ रहा है -4। तो एक्स का पॉइंट आ गया -2 एंड -4। ये तो हमारा जादू पॉइंट आ गया। अब हमारे पास बेस और हाइट क्या है? एक हमारे पास ए बी की साइड है और एक हमारे पास सी एक्स की हाइट है। सी एक्स को कंसिडर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहां पर 90 बन रहा हो। सही। अब ए बी की लेंथ निकालते हैं। ए बी की लेंथ अगर यहाँ पे डिफरेंस 1 का आ रहा है ना, देखिए डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो बॉक्सेस काउंट कर लो। ए से बी जाना है, 1 2 3 4 5। ये तो आ गया मेरे पास 5। इसी तरह सी से एक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरे पास आ गया 8। एरिया ऑफ ट्राइंगल अप्लाई कर दिया, 1/2 बेस इंटू हाइट। 2 1 जार 2 4 जार 4 5 जार 20। ये आ गया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो मैंने कोई सवाल है बेटा आपका? अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हो, आपका हैंड रेज हुआ हुआ है। ओके, ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल में कोई प्रॉब्लम तो सवाल पूछे। अच्छा, ये क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं। किसी ने किया है आप में से क्वेश्चन ये वाला? आई सपोज कि नहीं किया होगा। दैट इज क्वेश्चन सर ये नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है? पास्ट पेपर्स 7। नहीं किया होगा किसी ने, आई थिंक मुझे मालूम था। चलिए जी स्टार्ट करेंगे। PQRS is a parallelogram. P is given, Q is given, and R is given. Find the coordinates of S. S कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मुझे ये बताएं, पैरेललोग्राम जो आपका शेप होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई बता सकता है बेटा? सर परपेंडिकुलर साइड्स। है नहीं भाई, परपेंडिकुलर साइड्स नहीं। पैरेलल साइड्स तो इनकम्प्लीट आंसर हुआ ना। पैरेलल साइड्स तो इनकम्प्लीट आंसर है। पैरेलल साइड्स तो रेक्टेंगल में भी होती है भाई। ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं भाई, स्क्वायर नहीं पूछ रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पैरेललोग्राम। डायगोनल व्हाट? डायगोनल जसवीर, क्या डायगोनल? पैरेललोग्राम उसको कहते हैं जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होगी। ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं होती। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एज वेल। ठीक है। तो अगर हमारे पास पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, अगर मैं लाइंस को कनेक्ट करूं तो हमारे पास पी से क्यू, क्यू से आर और आर से एस बन रहा होगा। अब वो एस कहां बनेगा? अब एस की बात करते देखिए, क्योंकि अपोजिट साइड्स को पैरेलल के साथ साथ इक्वल होना चाहिए, तो आर एस की वही लेंथ होनी चाहिए जो पी क्यू की लेंथ है। इन दोनों को बराबर होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे इट इज अ पैरेललोग्राम। अब देखें पी क्यू की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5। अगर ये लेंथ 5 है तो आर से भी आपको 5 स्टेप पीछे आना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। तो जो पॉइंट नजर आया मुझे दैट इज 4,4। ये पॉइंट आया। जो पॉइंट मुझे नजर आया जिसमें दोनों पैरेलल हैं इट इज 4,4। ये पॉइंट बनेगा। अब हम इसको अगर कनेक्ट करें, सो दैट इज अ पैरेललोग्राम PQRS और S के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,4। तो हमने सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करी क्या कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर ये लेंथ 5 यूनिट की है तो इस लेंथ को भी 5 यूनिट होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी हमने यूज करी। एस का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 4,4।
ये बात क्लियर हुई बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ये तो बहुत सिंपल सी बात, इट इज वेरी सिंपल। मिड पॉइंट ऑफ पी आर कैसे निकालेंगे भैया? पी का पॉइंट मुझे पता है, पी इज वॉट, पी इज -4,0, आर इज वॉट, आर इज 9,4। फॉर मिड पॉइंट x1 प्लस x2, तो 9 - 4 क्या हो जाएगा? 5/2, एंड 4 क्या हो जाएगा? 2। ये आ गया आपका मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ये पार्ट बी का आंसर, दैट इज अ सिंपल वन। और पार्ट सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन आर एस। अच्छा, अब जरा मुझे बताएं कि जो लाइन आर एस है इसकी इक्वेशन क्या होगी? दिस, ये लाइन है आर एस, मैंने हाईलाइट किया है ब्लू कलर से। इस आर एस की इक्वेशन क्या है? आर का कोऑर्डिनेट है 9,4। हाँ, आर एस की इक्वेशन निकालने के लिए क्या मुझे ग्रेडियंट निकालना चाहिए? ये पहला सवाल, आप लोग बताएं, यस और नो। वेरी गुड ईशल, आपको तो आंसर बता दिया। देखिए, आर एस आपके पास स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर ग्रेडियंट की कोई जरूरत नहीं होती। अब आप ये देखो बेटा, स्ट्रेट लाइन है, y कांस्टेंट है, y यहां भी 4 है, y यहां भी 4 है, तो आपके पास लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4। स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा, ये कट करेगी y एक्सिस को एट पॉइंट 4, तो लाइन की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 4। ये आंसर है आप। तो पार्ट सी, y इक्वल्स टू 4, ये आंसर आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्यू आर। अब देखिए, क्यू आर के बारे में अगर आप देखो तो क्यू आर एक डायगोनल लाइन है, इसका मतलब है कि आपको यहां पर इसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्ट डी पे वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। क्यू क्या है मेरे पास? क्यू है 9,4, और आर क्या है? सॉरी, क्यू है 1,0, तो आर कर देंगे। क्यू है 1,0, और आर क्या है मेरे पास? 9,4। ठीक है बेटा, पार्ट सी में हमीद, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो जरा अच्छा रहेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको। सर ये आपने 4 कैसे निकाला, ये चीज समझ नहीं आई। देखो बेटा, पहले मुझे बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर ग्रेडियंट निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस पर हमारे पास x चेंज हो रहा है या y चेंज हो रहा है? ये समझो पहले तो। सर इस पर एक्सचेंज होगा। x चेंज होगा, y तो सेम रहेगा ना बेटा, क्योंकि लाइन स्ट्रेट है मेरे पास। तो जो y है वो 4 रहेगा हर जगह। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, ऐसे करके, यहां भी y4, यहां भी y4, यहां भी y4, यहां भी y4, तो लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 4। ठीक है सर। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन क्यू आर। अब आते हैं भाई क्यू आर के ऊपर, पहले निकालेंगे ग्रेडियंट, y2 माइनस y1 ओवर h2 माइनस h1। सो 4 डिवाइडेड बाय 8 बराबर आ गया 1/2। ये तो आपने निकाला ग्रेडियंट। अब आते हैं y इंटरसेप्ट, कैसे निकालते हैं? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब मैं अपनी मर्जी से q पुट करूं या r पुट करूं, ये मेरी चॉइस है। मैं पुट करूंगा q को। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे मुझे 0 मिले, काम करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो अब मैंने y की जगह 0 पुट किया, m की जगह 1/2, x की जगह 1 प्लस सी। तो 0 इक्वल्स टू 1/2 प्लस सी। ये 1/2 यहां पर प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, ये बनेगा -1/2 इक्वल टू सी। सी का आंसर भी आ गया, एम का आंसर भी आ गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइनल आंसर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। फाइनल आंसर में आपने जस्ट m और c की वैल्यू को प्लग इन करना है। तो y इक्वल्स टू m की जगह आएगा 1/2x, और c की जगह आएगा -1/2। दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्यू आर। ये पार्ट डी का आंसर आ गया आपको बस, ये पार्ट डी है। कोई प्रॉब्लम है बेटा तो सवाल पूछ लीजिएगा। ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। फाइनल पॉइंट, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओहो, अब आप बोलेंगे सर आपने तो कराया ट्राइंगल, बता दिया पैरेललोग्राम।
देखिए पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक आ गया पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा। आप बोलोगे सर मुझे तो इसका फॉर्मूला ही नहीं पता ना, आपको तो भी फॉर्मूला ही नहीं पता क्या होता है, कोई बात नहीं। अगर मैं इस पैरेललोग्राम को सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये लाइन ड्रॉ कर, अब मुझे आप ये बताएं कि इसमें कितने ट्राइंगल्स आपको नजर आए, कितने ट्राइंगल्स बन गए? 2 सर। 2 ट्राइंगल आ गए। एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हमने अभी पढ़ा था ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर 2 ट्राइंगल होंगे तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, सिंप्लीफाई करूंगा कर तो 2 और 2 कैंसिल हो जाए। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम। तो अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए सो इट्स बेस टाइम हाइट, सिंपल फॉर्मूला आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बेस क्या है? बेस इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। मुझे बताएं पी से लेके क्यू की लेंथ क्या है भाई? हम काउंट कर सकते हैं बॉक्सेस। पी से क्यू जाना है 1 2 3 4 5। तो द बेस इज 5। बेस आ गई मेरे पास 5 टाइम्स। हाइट क्या होगी? हाइट क्या होगी भाई? हाइट हमारे पास होगी हमेशा वर्टिकल। तो हाइट मेरे पास ये बन रही, दैट इज द हाइट। अब ये हाइट कितनी है? ये हाइट कितनी है भाई? आपको नजर आ रहा है ये हाइट है मेरे पास 4। ये डिस्टेंस मेरे पास 4 है। तो हाइट इज 4। हाइट इज 4। सो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 20। ये आपका आंसर है। सही बेटा। हाइट क्या होती है? हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है हमारे पास। तो बेस इज 4 एंड हाइट इज 5। सॉरी, बेस इज 5 एंड हाइट इज। कोई प्रॉब्लम बेटा है तो बताइए, कोई कंफ्यूजन तो बताएं। ये लो बेटा, आगे बढ़ जाओ। बेटा क्वेश्चन नंबर 19, क्या आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 किया हुआ? जरा चेक कीजिएगा। किया हुआ है? पूरा पार्ट किया हुआ है? सारे पार्ट्स? सर सिर्फ ए और बी आप किया हुआ है, बाकी नहीं हुआ। चलें, ए और बी किया हुआ है, सी से स्टार्ट करते हैं। चलें, पार्ट सी नहीं किया हुआ, चलें। क्या पहले आप पार्ट सी ट्राई करेंगे बेटा? पार्ट सी और पार्ट डी पहले खुद ट्राई करें आप। भाई आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, बस ट्राई करें। आगे बढ़ते हैं, अगर पार्ट 1 हो गया हो बेटा। वेरी गुड, दोनों हो गए लक्ष्मी बेटा। ऑलराइट, ठीक है बेटा। पहले पार्ट में कंडीशन वर्ड क्या है? क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। जैसे ही लाइन ने क्रॉस किया एक्स एक्सिस को, यहां पर वाई हो जाएगा 0। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। अब आपकी जो इक्वेशन है दैट इज 4y इक्वल्स टू 3x प्लस 15। यहां पर आपने जहां पर भी y वहां पर 0 पुट करना है। जब y की जगह 0 पुट किया, ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 3x प्लस 15।
+15 यहाँ पर आएगा तो -15 हो जाएगा, और 3 जाके डिवाइड हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो द आंसर इज -5 एंड 0। ये तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पर आ गया। Find the coordinates of the point where the line L intersects the line y equals to p, each coordinate in terms of p. Okay. एग्जामिनर ने आपको आधा आंसर बता दिया कि y तो p है। अब मुझे x इन टर्म्स ऑफ p निकालना है। मैं क्या करूंगा, मैं y को p यहां पर पुट करके x को बनाऊंगा सब्जेक्ट। हमारी इक्वेशन क्या है? हमारी इक्वेशन है 4y इक्वल्स टू 3x प्लस 15, राइट। जहां पर y वहां लिख दो p, और -15 हो जाएगा यहाँ पर आके, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है आके डिवाइड हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया x। ये आंसर आ गया, वेरी गुड। ठीक है बेटा, ये करना था आपको, कोऑर्डिनेट निकालना था इन टर्म्स ऑफ p, ये आपने कोऑर्डिनेट निकाले। क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम किसी को तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 किया हुआ है बेटा, चेक करें जल्दी से। लक्ष्य ने किया हुआ है, बाकियों ने? अगर आपने नहीं किया तो आप बताएंगे, अगर आपने नहीं बताया कि आपने किया है कि नहीं किया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छा नहीं, हमीद ने नहीं किया। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। बेटा आपको एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको एक कर्व नजर आ रहा होगा, ये कर्व आ गया आपके पास, ठीक है बेटा। उस कर्व पर दो पॉइंट्स लाई कर, कौन कौन से? एक है 2 and 45 और एक है 4b। और आपको कहा कि ए और बी की वैल्यू आपको चाहिए। Okay, कैसे स्टार्ट करें? देखिए कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 5a पावर x। देखिए कर्व पर पॉइंट लाई कर रहा है। अगर कर्व पर ये पॉइंट लाई कर रहा है तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यहां पर पुट कर दो। इसका मतलब y की जगह आई एम गोइंग टू पुट 45 और x की जगह आई एम गोइंग टू पुट 2। पॉइंट को हम प्लेस कर दें, जहां पर y है वहां पर आ गया 45, 5 अपनी जगह, a अपनी जगह, x की जगह आ गया 5। यहां पर मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, 9 इक्वल्स टू a स्क्वायर, अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स, सो 3 इज इक्वल्स टू a। ये आंसर आ गया मेरे पास एक। मैंने इस वाले पॉइंट को यूज कर लिया। अब सेम काम करूंगा मैं इस वाले पॉइंट के ऊपर। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5 a पावर x। a की जगह उसकी वैल्यू जो कि आ चुकी है हमारे पास 3। अब आप ये वाला पॉइंट प्लेस कर रहे हैं, तो जहां पर x होगा वहां पर 4 आएगा, और जहां पर y होगा वहां पर b आएगा। सो b इक्वल्स टू 5 टाइम्स 3 टू द पावर 4। 5 अपनी जगह, 3 पावर 4 इज 81, 81 टाइम 4 इज 405। ये आंसर आ गया बी। कोई प्रॉब्लम बेटा पहले पार्ट में ए और बी के कोऑर्डिनेट्स में? ओके, आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, इसी कर्व पर एक पॉइंट आ गया पी। पी कहाँ लाई कर रहा है? पी लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो मुझे पता है कि अगर मुझे पी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए एक्स की जगह मुझे 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि पी लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर। कर्व की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 5a पावर x। अब मुझे निकालना है p। p के लिए x की जगह पुट कर दिया मैंने 0। जब मैंने 0 पुट कर दिया तो ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो p का कोऑर्डिनेट हो गया 0,5। ये आंसर है। ये आपका p का कोऑर्डिनेट है। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्या ये क्वेश्चन किया हुआ है आप लोगों ने? चलो स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी ने किया हुआ है, शुभैना ने नहीं किया, कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो लाइन है जे, इसका आपको ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट के लिए आपको 2 पॉइंट लेना। अच्छा, 2 पॉइंट आप वो पिक करें जिसमें आपको इंटीजर कोऑर्डिनेट मिले। इंटीजर का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे कहूं कि ये पॉइंट क्या है, तो इसमें मुझे x क्या मिल रहा है 10 और y क्या मिल रहा है 6। ये आ गया मेरे पास 10,6, साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यार मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, इसमें x तो आ गया 9, लेकिन मुझे y नहीं पता, तो आप इसको खुद से एज्यूम मत कीजिएगा कि 5.5 है, जरूरत ही नहीं है आपको। लाइन पे कोई कम पॉइंट थोड़ी है, और पॉइंट पिक कर लेंगे आप। अब कौन कौन से पॉइंट हम पिक कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, जो हमारे पास इंटीजर है उनमें से आप कोई भी पिक कर लो। मान लो मैंने कहा मैंने पिक कर लिया 6,4। अब 2 पॉइंट पिक कर लिए मैंने, ग्रेडियंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये आ गया 1/2। कहा बेटा? सर इसमें राइज अपॉन रन भी यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बेटा। चलिए जी, लक्ष्मी की क्वेरीज आ गई है। क्वेश्चन नंबर 17, 22 एंड 25। 25 बेटा वेक्टर्स है, मैंने आपको वेक्टर नहीं पढ़ाया होगा, छोड़ दें इसको भी यार। 22, 22 जरूर करते हैं बेटा। 22 में क्या प्रॉब्लम हुई आपको? बेटा क्वेश्चन नंबर 22 निकाले सर, क्वेरी सवाल है, पहले इसको करते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एस टी। भाई आपको एस टी का ग्रेडियंट निकालना है। आप कोई भी पॉइंट ले लो, एक पॉइंट मैंने टी का ले लिया, टी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,6। एक मैंने एस ले लिया, एस का पॉइंट क्या है 0,2। दो कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं मुझे, फॉर्मूला अप्लाई करते रहा ग्रेडियंट का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये तो मेरे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया ग्रेडियंट का 2/3। ग्रेडियंट आ गया 2/3। पहला पार्ट आई सपोज कि आपको क्लियर होगा। कोई प्रॉब्लम है सवाल पूछ सकते हैं, आपका क्वेश्चन नहीं आएगा मैं आगे बढ़ता रहूंगा। नेक्स्ट पार्ट, द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू एसटी। अब यहां पर आपका कंडीशन वर्ड क्या है? कंडीशन वर्ड इज पैरेलल। पैरेलल का मतलब हमने क्या पढ़ा होता है? सेम ग्रेडियंट। ये आपसे कह रहा है उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि एस टी के पैरेलल हो, इसका मतलब इन दोनों का ग्रेडियंट सेम होगा। अब लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। मेरे पास ग्रेडियंट तो आ गया दैट इज 2/3, क्योंकि ग्रेडियंट सेम होगा। अब आते हैं सी पर। अब उस लाइन के बारे में जो पैरेलल है उसके बारे में मुझे कोई पॉइंट नहीं बताया कि वो किस पॉइंट से पास हो रही है। एस टी के पैरेलल। अब देखिए बेटा कैसे कैसे पैरेलल होगी। अगर मैं एक लाइन को ड्रॉ करूं ऐसे करके, सही है, ये लाइन भी एस टी के पैरेलल है। अगर मैं इसको मूव कर दूं, ये भी एस टी के पैरेलल है। इसको यहां ले आऊं, ये भी एस टी के पैरेलल है। यहां ले जाऊं, ये भी एस टी के पैरेलल है। लेकिन लेकिन अब मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, अगर मैं एक लाइन को ऐसे बना दूं, क्या ये अब एस टी के पैरेलल काउंट होगी? ऐसे। अब ये एस टी के पैरेलल काउंट नहीं होगी, अब तो ये एस टी के ऊपर आ गई ना। पैरेलल का मतलब ये हुआ कि यार ये इससे थोड़े फासले पर हो, भले फासला बहुत कम हो, डजेंट मैटर, लेकिन इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकती। तो यहां पर जो आपका वाई इंटरसेप्ट होगा उसके बहुत सारे आंसर हैं। मतलब लेट सपोज पंकज ने कहा क्या पता लाइन ऐसी हो, बिल्कुल ठीक है, तो पंकज के हिसाब से वाई इंटरसेप्ट हो गया 4, सही है। लक्ष्य ने कहा नहीं भाई, क्या पता लाइन ऐसी ना हो, ऐसे हो, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एग्जामिनर ने खाली एक कंडीशन दी है कि एस टी के पैरेलल हो, बस उसने ये नहीं बताया कहाँ इंटरसेप्ट करें। तो लक्ष्य के हिसाब से वाई इंटरसेप्ट हो गया 5,
सही है। अब्दुल हमीद ने कहा नहीं सर, क्या पता लाइन ऐसी ना हो, लाइन ऐसी हो, बिल्कुल हो सकती है। तो लाइन कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता, हाँ लाइन ऐसी नहीं हो सकती। तो आपके पास जो y इंटरसेप्ट होगा उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी पिक कर लो। आप 2 नहीं कर सकते, 2 के अलावा आप 2.2 कर दो, आप 1.8 कर दो, आप 3 4 5 6 7 8 कर दो, आप 0 कर दो, कुछ भी कर दो, 2 मत कर दो। तो लेट्स सपोज मैंने कहा भाई ये मेरी लाइन थी, तो मेरे हिसाब से y इंटरसेप्ट 4 हो गई, तो मेरा आंसर आएगा 2/3x प्लस 4, ये आंसर है। हाँ भाई ये आंसर है। लॉजिक समझ आई क्वेश्चन में? बेटा कोऑर्डिनेट ही नहीं पता आपको, जिस लाइन की वो बात कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट ही नहीं पता ना, क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू एसटी, ओनली पैरेलल टू एसटी बोल रहा है, कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया आपको उस लाइन का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ग्रेडियंट 3 एंड पास, देखो यहां पे कोऑर्डिनेट आ गया, दैट पासेस थ्रू एस। अब एस का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? एस है 0,2, एस आ गया 0,2। अब आते हैं लाइन की इक्वेशन में। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एम तो आपको दे दिया 3। हाँ जो आपने पॉइंट लिए उसके तो आंसर वही आएगा ना बेटा लक्ष्मी। लक्ष्मी बेटा y इंटरसेप्ट क्या होता है? जहां लाइन कट कर रही है y एक्सिस को, तो अगर 3 पे कट कर रही है, आप 0,3 पुट करो, आपका आंसर 3 आएगा खुद ब खुद। करके देख लिया आप इक्वेशन में। ऑलराइट, अब आते हैं भाई लाइन पर। तो y इक्वल्स टू 3x प्लस। अब जो लाइन ग्रेडियंट 3 और s से पास कर रही है, s से अगर लाइन पास कर रही होगी तो उसका y इंटरसेप्ट 2 ही आएगा, इसका c का आंसर 2 होगा। लेकिन जब लक्ष्मी ने कहा कि अगर हम इसको पुट कर दें कुछ मतलब पुट कर लें, आंसर आपका 2 ही आएगा। करके देखते हैं। मुझे c निकालना है। हमारे पास होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y की जगह 2, x की जगह 0, m की जगह 3। तो 2 इक्वल टू 0 प्लस सी, आ गया c का आंसर 2। तो सी तो आपका वो पॉइंट है जहां लाइन आपको वाई एक्सिस पे कट करती नजर आ गई। मैंने आपको कहा था ना सी निकालने के दो तरीके हैं, एक आपका ग्राफ और एक नो ग्राफ। अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ पर आपको विजिबल है कि आपको पॉइंट मिल रहा है जहां लाइन कट कर रही है वाई एक्सिस को, वो आपको डायरेक्ट सी बन जाए। तो लाइन की इक्वेशन आ रही वाई इक्वल्स टू सी एक्स प्लस 2। बेटा ये आपका आंसर है इक्वेशन ऑफ लाइन का। और क्वेरी है तो बताइए बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्वेरी बताएं। बेटा ये वाला क्वेश्चन करें 29, ये भी एरिया वाला सवाल था सपोज। 29 करें भाई, पहले ये चेक सर करें ट्वेंटी करवाया तो नाइन नहीं मैंने? सर 29 क्लास में किया था मंडे को। करवा दिया था मैंने, ठीक है बेटा। अच्छा भाई ये क्वेश्चन आया 17। बेटा ये आपका इनइक्वलिटी के साथ कराऊंगा मैं, पार्टी करा सकता हूँ इसका, पार्टी में करा देता हूँ आपको। 17 का पार्टी देखते हैं भाई, पहले खुद ट्राई करिए, पहली ट्राई खुद। टाइम मैं आपको दे रहा हूँ ट्राई करने का, 1 मिनट।
डन। किसी का हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा भाई, आप लोगों के आंसर आ गए, 0 - 3 आ गया आंसर। देखते हैं बेटा, आपको कहा डी के कोऑर्डिनेट निकालना। अच्छा भाई, डी कहाँ लाई कर रहा है? डी लाई कर रहा है इस लाइन में। ये भाई डी की लाइन। क्या इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है? इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, दिया हुआ एग्जाम में। दैट इज 2x - y = 3। 2x - y = 3, ये इस लाइन की इक्वेशन। डी इस लाइन पर लाई कर रहा है, इसका मतलब है डी के कोऑर्डिनेट को हम लाइन की इक्वेशन में यूज करेंगे। अब डी कहाँ लाई कर रहा है? डी लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर, और वाई का मतलब है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इस लाइन में एक्स की जगह 0 पुट करना। बचेगा क्या? -y = 3, मतलब y = -3। ये आंसर है। तो डी का कोऑर्डिनेट हुआ 0, -3। क्लियर बेटा? जिसकी क्वेरी थी ये क्लियर है? ऑल राइट। बेटा क्वेश्चन नंबर 42 निकाल ले चले, लास्ट क्वेश्चन है ये। 42 का 42 का लास्ट पार्ट ये करना। ये आवा तो नहीं है भाई? ये चेक कर ले, क्वेश्चन नंबर 42 लास्ट पार्ट। नहीं किया वो तो करें अब। पार्ट बी में अगर हम पी क्यू का ग्रेडियंट निकालें, पी क्यू का ग्रेडियंट क्या है? y2 - y1 over x2 - x1, 12/10, sorry 14, that will be 6/7। -2/3 कैसे आ रहा है? पी क्यू 13 - 1 और 6 + 2, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 6 + 2 था, 6 + 2 8। ये आ जाएगा हमारे पास 3/2। ये ग्रेडियंट हमारे पास है पी क्यू का। जो लाइन पी क्यू पर परपेंडिकुलर होगी उसका हो जाएगा -2/3, नेगेटिव रेसिप्रोकल। बस ये आंसर है, ये हुआ हमारा आंसर।